लोकसभा चुनाव अपने चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हम मौजूद हैं औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले कानपुर शहर में। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व पत्रकार रहे रमेश अवस्थी को टिकट दिया है, जिनके घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं। माहौल देखेंगे तो चुनाव का माहौल है, चर्चा चल रही है। टीवी पे चुनाव देखकर आपस में रणनीति बनाकर जो है चुनाव का पूरा माहौल यहां आपको दिखेगा। घर पे देखेंगे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो यहां पर मौजूद है अपने भावी सांसद से बात करने के लिए। उनके सपोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए रमेश अवस्थी जी। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। अभी तक आप पत्रकार थे, जो नेता थे उनसे सवाल पूछने का काम करते थे, अब जो है वो इस तरफ है, आप सवाल का सामना करना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं इस पूरी जर्नी को जो आपकी रही? बहुत अच्छा लगता है कि पहले हम लोग सवाल पूछते थे, लोग जवाब देते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं सवाल तो अभी पूछेंगे, बदलते अब जनता के हित में जो सवाल होंगे वो संसद में पूछेंगे। फर्क सिर्फ इतना है। और ये जर्नी जो रही है वो बहुत, उसमें जो चेंज हुआ है, हम लोग पत्रकारिता थे अब राजनीति में आ गए हैं। अच्छा लगता है, ये भी एक्सपीरियंस। देखिए, चाहे पत्रकारिता हो चाहे राजनीति, दोनों एक माध्यम है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता से सीधे जुड़ने का, जनता की सेवा करने का माध्यम राजनीति ज्यादा अच्छी है। कानपुर एक इम्पोर्टेंट सीट रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज जो है वो टिकट के लिए लगे थे, लेकिन रमेश अवस्थी जी टिकट पा गए। आपकी बीजेपी में एंट्री जो है वो कैसे हुई, और हुई तो फिर टिकट तक का सफर आपका कैसे रहा? ठीक है, ऐसा कि जो लोग कहते हैं, ये सवाल लोगों ने पूछा, जानकारी का अभाव है। पहले तो मैं बता दूं, मैं शुरुआत में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद था। जब मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट हुआ करता था, वहाँ मिनी विधायक का चुनाव हुआ करता था, तो मैं प्रेसिडेंट हुआ तो एक माना जाता था इस कॉलेज का प्रेसिडेंट और मिनी विधायक। तो राजनीति से मेरा रिश्ता रहा। दूसरा है कि मेरा परिवार, मेरे पारिवारिक बड़े भाई 1967 में चुनाव लड़े जनसंघ से, उसके बाद DIR मीसा में जेल गए। मेरी पारिवारिक, मैं स्वयं बालकाल से ही संघ का सेवक हूँ। उसके बाद लगातार मैं 2013 से लगातार मैं पार्टी की सीधी जो होता है ना, सीधी एंट्री, तो पार्टी में मैं सीधी तरीके से कार्य कर रहा था। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है भाजपा की दृष्टि से, वहाँ पर बांदा लोकसभा है, उसमें मैं 2014 में भी दावेदारी कर रहा था, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहा था। तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मैं सीधी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। और साथ में कानपुर से मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ लगभग 5 साल से, तो भाजपा का मैं सदस्य हूँ, भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, न कि कोई पत्रकारिता के नाते टिकट दी। लोग आए कि रमेश अवस्थी जी पत्रकार हैं और उनको टिकट मिली, वो बैकग्राउंड नहीं जानते एक्चुअली कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड संघ का बैकग्राउंड, मुझे तो अगर देखा जाए मेरा परिवार 57 ईयर के बाद, आप समझ लो तब से चुनाव हुआ है, जब से हमारे परिवार में टिकट के हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े, तब से लेकर अब तक अगर देखा 57 ईयर का कार्यकाल रहा है। और साथ में 10 साल से मैं सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। तो मुझे पार्टी ने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में टिकट दी है। जिन लोगों को जानकारी नहीं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि एक पत्रकार के रूप में रमेश अवस्थी को ले आया गया। तो ये और कोई मुद्दा नहीं, जो जानते हैं वो देखिए, पार्टी तय करती, टिकट पार्टी को देना है। पार्टी ये जानती है कि रमेश अवस्थी की पार्टी में क्या भूमिका है, रमेश अवस्थी ने पार्टी में क्या किया, आज रमेश अवस्थी पार्टी में क्या उनके पास पद है, वो क्या कर रहे हैं, 10 साल से लगातार कर रहे हैं। तो वो सब एक सिस्टम है पार्टी का कि जिले से, क्षेत्र से, पार्टी मुख्यालय, प्रदेश से नाम जाता है, स्क्रीनिंग होती, बड़ी स्क्रीनिंग व्यवस्था है। तो ऐसे यहाँ टिकट नहीं मिलता, यहाँ बहुत स्क्रीनिंग के तहत टिकट। हाँ, ये जरूर है कि बड़े बड़े और हमारे आदरणीय लोग थे, वो भी इस लाइन में थे, मैं भी लाइन में, तो पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। मैं एक प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, जिसके आधार पर मुझे। लेकिन देखिए, अगर तीसरा चुनाव है 2014 के बाद से, और तीसरे आप जो हैं वो चेहरे हैं, पहले मुरली मनोहर जोशी जी लड़े, उसके बाद पचौरी जी लड़े, 3 अलग अलग प्रत्याशियों को क्यों उतारना पड़ा मैदान में, या पुराने जो प्रत्याशी थे उनको पार्टी ने क्यों नहीं टिकट? ठीक है, ऐसा नहीं। माननीय मुरली मनोहर जोशी का कद और मैं अपनी बात करूं तो जमीन आसमान का अंतर है। वो मेरे बहुत बड़े नेता है हमारी पार्टी के और हमारे आदरणीय हैं। और उन्होंने जब चुनाव लड़ा, उसके बाद आप जानते हैं कि पार्टी ने तय किया कि जो भी एज फैक्टर है 75 ईयर का, उसके आधार पे वो टिकट उनको नहीं दिया गया। उन्होंने टिकट के लिए मना किया कि भाई एज फैक्टर मेरा हो गया। तो आज भी पार्टी में वो एक हमारी गार्जियन की भूमिका में है पूरा। उसके बाद माननीय सत्यदेव पचौरी जी को टिकट मिला। सत्यदेव पचौरी जी का टिकट काटा नहीं पार्टी ने। पार्टी की जो एक गाइडलाइन एक बनी है कि 75 ईयर के बाद हम टिकट नहीं देंगे किसी को, तो उसके आधार पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और माननीय सत्यदेव पचौरी जी ने खुद कहा
कि मेरी उम्र अगर 75 ईयर हो चुकी है और पार्टी की अगर एक गाइडलाइन है कि 75 ईयर के बाद टिकट नहीं दिया तो मैं टिकट नहीं ले रहा हूँ। आप किसी को भी टिकट दीजिए, और पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। औद्योगिक नगरी कहा जाता था कानपुर, कई ऐसी मिलें थी जो काम करती थी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अपना वो तबका खोता गया कानपुर। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कानपुर शहर के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए? कैसे लेके जाएंगे वापस कानपुर को, वैसे गौरव उनका वापस कैसे दिलाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा, और मुझे लगता है कानपुर का हर निवासी ये चाहता है कि कानपुर में विकसित कानपुर बने। आप भी चाहते हैं, आप भी कानपुर रहने, आप भी चाहते हैं कि कानपुर का जो पुराना गौरव था, पुराना वैभव था, वो वापस लाए। मेरा भी ये प्रयास है कि कानपुर के कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, भारत का बड़ा नाम था, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में 5 बड़े शहरों में कानपुर का नाम था। आप जब कहीं जाते थे, देश में भ्रमण करते थे, तो कहते थे कि कानपुर के रहने वाले हैं, और 5 बड़े शहरों में, तो लोग आपको नोटिस करते थे कि कानपुर के रहने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी लंदन में गया तो लंदन में लोगों ने कहा, जब मेरा परिचय कराया कि कानपुर के रहने वाले, तो वहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे भारतीय मूल, उन्होंने कहा कि उस जगह के रहने वाला जो भारत में कभी भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नहीं कानपुर के रहने वाले। तो उसको लोगों ने नोटिस किया। आज वो वैभव गौरव हमें वापस लाना है। आज छोटे छोटे शहर जो जिनका अस्तित्व नहीं था, आज भारत के मानचित्र में विकसित शहरों की श्रेणी में आ गए। उसी वैभव और गौरव को हमें वापस लाना है, और ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री को चाहते हैं कि कानपुर का पुराना गौरव वापस हो, कानपुर का विकास हो। इसमें ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे लाएंगे? कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई होगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान स्थायी होना चाहिए। अभी तमाम समस्याएं कानपुर में है जिसमें अस्थायी रूप से उनका समाधान हो। मेरा एक एजेंडा है कि मैं किसी भी समस्या का समाधान स्थायी करूं। अगर कानपुर को विकसित शहर बनाना है तो कानपुर में सिर्फ विकसित के लिए सिर्फ औद्योगिक चीज काफी नहीं है। इसमें आपका मेडिकल कैसा हो, शिक्षा कैसा हो, आपका रोड, सड़कें, पानी, फ्लाईओवर, सीवर लाइन्स, ये सब चीजें कंप्लीट इसका प्लान किया है। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं कानपुर के लोगों की राय, मैं चाहता हूं कि भविष्य का कानपुर के लोग तय करें। इसके लिए मैं एक टोल फ्री नंबर जारी कर रहा हूं चुनाव के बाद, और उसमें तमाम लोगों से मैं राय लूंगा कि आप भविष्य का कानपुर कैसा चाहते हैं, और उनकी राय के आधार पर एक ब्लूप्रिंट, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जिसको मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेके अपने जनप्रतिनिधि से मिलूंगा। और मुझे भरोसा है कि जो भी लोग कानपुर के लोग तय करेंगे वो कानपुर का विकास उसी हिसाब से तय। ये बताइए कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी, और उसके कई सालों से 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में भी है। उसके बाद भी कानपुर में ऐसी कई मिलें हैं जो वापस शुरू नहीं हो पाई। वो जो है एक मुद्दा था पहले, उसको भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो रहते हुए नहीं हो पाए। आप कैसे करके दिखाएंगे अगर वो नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है कि आप देखिए 2014 से पहले का आप कानपुर देखिए, और या 2017 के बाद का कानपुर देखिए, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हुए, हमारी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद आई, तब से कानपुर का विकास हुआ है। कानपुर के विकास की गति आगे बढ़ी है, और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आपने अगर देखा होगा कि अभी माननीय हमारे ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम आए, हमारा जो घोषणा पत्र है, जब उन्होंने यहाँ पढ़ा के, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भविष्य में कानपुर बर्ड सिटी बनने जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये ऊपर की सोच है जिसको उन्होंने यहाँ पे बताया। तो मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी ही कानपुर विकसित कानपुर बनेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि मैंने आप पहले भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं विकास हो, और साथ में इसका एक आधार ये भी है कि जब मैं कानपुर में कई जगह गया, हमारे 18 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, उसमें गया, उसमें साथ में कॉलेज में, फैक्ट्रीज एरिया में, स्लम एरिया में, तब पार्कों में जहां हमारे बुद्धिजीवी सुबह सब लोग, युवा वर्ग हो, मातृशक्ति, सब लोग, सबसे मैंने बात की, हजारों लोगों से मैंने बात की, और उस बात में मैंने पाया कि कानपुर के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में कानपुर है। कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो आपकी भी वो स्ट्रेटजी है। आपके जो विपक्ष के यहाँ पे नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहरी हैं, ये इस पिच पे खेल रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट वर्सेस आपका कैंडिडेट। इस पे आप क्या राय रखते हैं? तो अब उनको, जो विपक्ष के नेता, उनको पहले ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी क्या स्थानीय है जहां से चुनाव लड़ रहे हैं? जो हमारी सोनिया जी हैं, गांधी जी क्या रायबरेली के रहने वाले चुनाव लड़े, अमेठी में राहुल जी लड़े थे, क्या चुनाव बाहरी है, उनका कुछ वहां पे है? ये सब बोगस चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, जहां आप बैठे हुए हैं, 2010 से मैं लगातार इस वृंदावन अपार्टमेंट में रह रहा हूं, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो मैं कई कार्यक्रम कराता रहता हूं। हमारे साल में 1-2 कार्यक्रम, चाहे होली मिलन समारोह, चाहे मेरे बच्चे का बर्थडे हो जिसमें हम लोग मैंगो फेस्टिवल कराते हैं, वो सब लोग मेरे कार्यक्रम में आते हैं, और लगातार 2010 से आ रहे हैं।
और वही लोग ये कह रहे हैं कि रमेश अवस्थी बाहरी हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। मेरा यहाँ का आधार कार्ड है, मेरे बच्चा यहाँ पे जयपुरिया स्कूल में पढ़ा हुआ है, मैं 1986 से यहाँ LLB SD कॉलेज से किया, यही छात्र राजनीति हुई, यही आधार कार्ड, यही वोटर कार्ड, यहाँ सब कुछ मेरा यहाँ का है। तो स्थानीय होने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए आप ही बता दीजिए या वो लोग बता दें। उन्होंने इस चीज की शुरुआत की कि उनके पास कोई मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था। उनके खिलाफ कितने मुद्दे हैं आप जानते हैं कि किस तरीके से एक उनकी इमेज जो है एक शिक्षा माफिया की बनी हुई है, कितने घोटाले किए हैं, कितनी FIR है उनके ऊपर, आज दर्ज है, उनका घोषणा पत्र में भी आपने देखा है। वो मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ कि बड़ी लंबी किताब उनकी खुल जाएगी। ऐसे लोग जो एम्बुलेंस हमारी होती जो जाती है लोगों की उसके लिए जो मरीज जाते हैं जिसपे, उसमें आप झंडे बने लेके जा रहे हैं। आप ऐसे लोग यहाँ नेतृत्व देने के लिए बात कर रहे हैं। उनकी इमेज उनके पार्टी में चाहे समाज में क्या है यहाँ का हर आदमी जानता है। मेरे खिलाफ उनके कोई कुछ मुद्दा जब नहीं मिला तब उनको लगा बारी, वो भी 2-3 दिन के बाद वो भी टाइटा फिस हो गया कि लोगों ने, आम जनता ने जान लिया। अभी कई कार्यक्रम थे पार्टी उस अखबारों के, उनको इतना ज्यादा इसमें फजीयत झेलनी पड़ी जब उन्होंने कहा कि रमेश अवस्थी बाहरी है, तो उनको फजीयत देनी। देखिए ये जरूर है कि मैं दूसरे जिले में मेरा जन्म हुआ, वो मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं जहां जन्म हुआ, लेकिन मेरी ये भी प्राउड फील करता हूं मेरी कर्म भूमि कानपुर है। लगातार मैं कानपुर में रहा हूं, आगे भी जो जीवन है मेरा वो कानपुर में रहेगा, कानपुर की जनता की सेवा में रहेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, उनका पूरा चिट्ठा सब आपको भी पता, पत्रकार साथियों को पता है कि क्या कानपुर के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास की बात मैं कर रहा हूं, सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और जब से कानपुर में चुनाव चालू हुए उस सबसे बड़ी हार विपक्ष के कैंडिडेट की होने जा रही है। ये आज आप नोट करके ले जाइए और आपको रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कानपुर की मूल समस्याओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर कहा जाए कि टॉप 5 समस्याओं में क्या आता है जिसपे आप सबसे पहले ध्यान देंगे, जो लोगों से जुड़ी हुई है कानपुर की जनता के लिए, क्या आएंगी उसमें? देखिए मुझे लगता है कि कानपुर में यातायात बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम होता है, तमाम हमने देखा कई बार मरीज फंस जाते हैं, वो अस्पताल नहीं जा पाते, बहुत असुविधा का सामना करना है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि कानपुर के यातायात को सुधारा जाए। उसके लिए जो एक फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड की बात हो रही है वो काफी प्रोसेस में, हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उन्होंने उस पर काम भी किया है। वो जो भी और बाकी काम रह गया उसको मैं पहली प्राथमिकता में लूंगा कि ये रेलवे ट्रैक बने पूरा और ये जाम की समस्या समाप्त हो। यहाँ जरी चौकी पे एक क्रॉसिंग है और वो थोड़ा एक मुद्दा फंसा हुआ है, वो मुझे लगता है कि मैं उसको हल करा लूंगा। कि सरकार के पास परसू करना होता है, आप जानते हैं, वो लोग सब चाहते हैं कि यहाँ की कोई समस्या है उसको निजात जल्दी मिला, और काम भी उस पर हुआ है। साथ में यहाँ पे सीवर लाइन है, अब अंग्रेजों के जमाने की सीवर लाइनें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, पूरी गल गई हैं। जब भी पानी बरसता है जल भराव हो जाता है, जल भराव एक समस्या तो वही, साथ में उसके बाद की जो समस्या है आप गंदगी होती है, बीमारी होती है, तो वो एक बड़ी समस्या है। और तीसरी समस्या ये है कि जो रोजगार है, कानपुर में कभी रोजगार केंद्र हुआ था, हालांकि लोग कहते हैं कि मजदूरों का शहर था, वो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ लोग रोजगार के लिए कानपुर में लोग रोजगार यहाँ पाते थे। साथ में 5 पड़ोस के जिले भी जो भी लोग हैं मिल्स में नौकरी करते थे, रोजगार पाते थे, रोजी रोटी पाते। तो मेरा उद्देश्य जो ये मिल्स हैं बंद, ये कैसे चालू की जाए, इनका स्वरूप कैसे बने, इन मिल्स में और हम क्या चीज दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि मिल्स के लिए मिल्स ही चालू हो, क्योंकि पुरानी तकनीक है तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो संभव है। क्या वो नई तकनीक से संभव है, या उसमें उस जगह को, जो हमारे काफी बड़ा एरिया है यहाँ कानपुर के हार्ट ऑफ सिटी में पूरा है, आप देखते हैं एल्गिन मिल होता है, समाप्त मिल हो, उनका हम सदुपयोग कैसे करें, वहां पर हम क्या डाल सकें, वो हम कर रहे हैं। साथ में सेना की भूमि है तो वहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि वो भूमि बेकार पड़ी हो, वहाँ सेंट्रल स्कूल पढ़े। आज भले ही हम मेडिकल में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक PGI और भी बनने की जरूरत है, ताकि मेडिकल, क्यों कानपुर एक सेंटर है, 5 पड़ोस के करीब 10-12 जिले जो है कानपुर में कनेक्ट रहते हैं, लोग आते हैं वहाँ, लखनऊ में जाते हैं, कानपुर में उनको वो सुविधाएं उतनी नहीं मिल पाती। मैं चाहता हूँ कि मेडिकल की अच्छी व्यवस्था और हो। उसके बाद एजुकेशन में IIT को छोड़ दिया जाए, तो एजुकेशन में हम बहुत उच्च उस स्तर से नहीं है जिसमें और बड़े शहर हैं। तो मैं चाहता हूँ एजुकेशन का स्तर बढ़े। हमारे जो छात्र एजुकेशन मतलब पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, हम चाहते हैं उनको पढ़ाई यहाँ मिले। तो ये मेरी प्राथमिकता है। इस तरीके की तमाम प्राथमिकता है जो हम लोग जनहित की जितनी भी समस्या है, मैं चाहता हूँ कि पहले उनको पूरा किया जाए। एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल में लेना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पे कैंडिडेट है, तीनों पार्टीज ने हमने देखा है कि ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े करे हैं, उनको आप कितना कंपटीशन में मान रहे हैं? ठाकुर है, पंडित भदौरिया,
आप कैसे देखते हैं, त्रिकोणीय लड़ाई मानते हैं या सीधा आप अपना देखते हैं इंडिया लाइन से ही अपना? देखिए ऐसा हमने जैसे क्या कहा, एक तरफा चुनाव है। शुरुआत से लेकर लगातार जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूं, पार्टी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सब लोग रमेश अवस्थी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं पूरी तरीके से, और इतना उत्साह है उनमें। आपने देखा होगा, चाहे रेलवे स्टेशन पे मेरे स्वागत का कार्यक्रम हो, चाहे हमारा जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ हो तब ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारा नामांकन जब हुआ है तब उसमें कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, ऐतिहासिक नामांकन, तो तमाम कार्यकर्ता इतना उत्साह और जोश के साथ लगे हुए हैं। और कार्यकर्ताओं के अलावा में आम जनमानस जो माननीय मोदी जी का एक दीवाना जिसको कह सकते हैं, उनके नाम पे इंतजार कर रहा है कब 13 मई आए और माननीय मोदी जी के नाम पे मैं कमल पे मोहर लगाऊं। तो एक तरफा चुनाव ये हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा, मैंने कहा कि ऐतिहासिक जीत होगी और विपक्ष के कैंडिडेट की अभी तक की सबसे बड़ी शर्मनाक हार होगी, ये मैं आपको बता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी, जिनका कहना है विपक्ष आरोप तो लगा रहा है मेरे बाहरी होने का, लेकिन जन्मस्थल भले मेरा कानपुर नहीं है लेकिन यहीं का रहने वाला हूं। और साथ ही साथ विपक्ष से ये भी मैसेज दिया है कि सबसे बड़ी जीत इस बार कानपुर में होने जा रही है, जो जीत का मार्जिन है वो सबसे बड़ा रहेगा। रोड मैप बताया है कि किस तरीके से अगर जीत के आते हैं तो कानपुर की जनता के लिए उनके पास क्या है और वापस कानपुर का वही गौरव कैसे वापस दिला पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।